तो इस टेंस को आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही इजी भी है, तो ध्यान दीजिएगा जरा यहां से। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पहचान, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करना है इसका। तो पहचान इसकी क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे। पहचान बहुत ही अनिवार्य होती है। ये तो नॉर्मल हो गई कि ता था, ती थी, ते थे। जो मोस्टली ज्यादा यूज होती है वो होती है कि वाक्य अंत में आ, ई, ए ऐसे उच्चारण आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कह दिया कि वह कल विद्यालय गई, तो गई का मतलब ई आया। तुम कल कक्षा में खेले, तो ए शब्द आया। वह कल, उसने कल आम खाया, तो आ शब्द आया। तो जो वाक्य के अंत में अगर आ, ई, ए के ऐसे उच्चारण आते हैं तो भी वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और बाकी अगर ता था, ती थी, ते थे आ जाए तो वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये हो गई हमारी पहचान। अब हम लोग देखते हैं आगे हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी होती है सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है, डिड। क्या होती है? डिड। मतलब इस टेंस में पहचान के रूप में ता था, ती थी, ते थे दिया होता है, या वाक्य अंत में आ, ई, ए दिया होगा। और जब हम इसका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो जहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना होगा वहां पर हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं साधारण वाक्य बनाने के हमारे नियम क्या है। तो पहले नियम आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिएगा हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले साधारण वाक्य बनाने के नियम। तो देखिएगा बहुत ही इजी है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या डाल लीजिएगा? रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए साधारण वाक्य बनाने के नियम। तो देखिएगा नियम नंबर फर्स्ट क्या है इसका साधारण वाक्य का, कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये टेंस जो होता है इसमें साधारण वाक्य में हमारा इसका मतलब है डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो प्रयोग क्या होगा? सेकंड नंबर सब्जेक्ट आएगा आपका, जो भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा, कर्ता में कुछ भी लिखा हो सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब जो लास्ट में मुख्य क्रिया होगी उसकी सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे गो माने जाना है तो गो नहीं आएगा, वेंट आएगा। जैसे गिव माने देना, तो गिव के लिए देने के लिए गिव नहीं आएगा, गेव आएगा। प्ले है तो प्लेड आएगा। मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें, कर्ता आएगा और जो लास्ट में मेन वर्ब हमारी होगी, खाना पीना, रोना धोना, हंसना देखना, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद जो बीच में हमारे ऑब्जेक्ट होंगे उन ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, बाकी ईटीसी आपका जो भी होगा वो आगे इंक्लूड हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सहायक क्रिया डिड, लेकिन साधारण वाक्य का जो नियम होता है उसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात साधारण वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। किया क्या जाता है? कर्ता मतलब सब्जेक्ट जो भी होगा हमारा ट्रांसलेशन, उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद लास्ट में जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, इसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट ईटीसी है। इसके बाद तीसरी चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जो हमारी तीसरी चीज आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी चीज क्या होती है? इसमें कल शब्द आता है। पास्ट के कोई भी भाग होगा उसमें कल शब्द आएगा, तो कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? एस्टरडे का। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट टेंस के जितने भी अब भाग होंगे उनमें सभी में एस्टरडे का ही प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं इसके। तो देखिएगा अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं साधारण वाक्य। सबसे पहले जैसे मान लो सेंटेंस दिया गया है, राम कक्षा में खेलता था। तो देखो ता था शब्द आ गया, तो ता था, ती थी, ते थे आ जाएगा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब साधारण वाक्य है तो हमने क्या कहा कि साधारण वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट कुछ भी होगा, लास्ट में जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म। तो प्ले माने खेलना, तो प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड। कक्षा में तो बन जाएगा इन द क्लास। तो ये हो गया हमारा साधारण वाक्य। अब जैसे आ, ई, ए उच्चारण वाली अगर पहचान आ जाए तो एक एग्जांपल उसका भी देख लीजिए। जैसे मान लो आ जाए, उसने मुझे कल एक किताब दिया। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कोई जरूरी नहीं होता कि ता था, ती थी, ते थे होगा तभी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर आ, ई, ए के उच्चारण आ जाएंगे तो वो भी हमारे क्या कहलाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। तो क्या बनेगा इसका? उसने के लिए ही का प्रयोग करेंगे, कर्ता के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गिव माने देना, तो गिव का सेकंड फॉर्म गिव।
अब क्रिया जो हमारी होती है उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं, जैसे मुझे, उससे, हमें, तुम्हें, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद इनका प्रयोग होता है। तो मी मीन्स मुझे हो गया, तो ही गेव मी, अब दिया मुझे, क्या दिया, एक किताब, तो ए बुक। इसके बाद क्या आएगा, समय हमारा लास्ट में, यस्टरडे, तो यस्टरडे लास्ट में, कल के लिए यस्टरडे आता है, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट के जितने भी भाग होते हैं हमारे, उसमें कल के लिए हम यस्टरडे का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य बनाने के नियम। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करने से वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे हम लोग नकारात्मक वाक्य। तो देखिएगा, देखिएगा नकारात्मक वाक्य, इसी में थोड़ा समझ लीजिएगा। नकारात्मक में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट लेंगे, नियम में डाल लीजिए नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। तो उसमें लिखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, डिड नॉट। मतलब क्योंकि भाई एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और जब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वो साइक्रिया प्रयोग की जाएगी। तो कर्ता के बाद तुरंत डिड नॉट का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहां पर ध्यान देने वाली क्या चीज है कि साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है, बाकी नकारात्मक वाक्य होगा चाहे वो प्रश्नवाचक वाक्य हो, उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर गो माने जाना है तो गो ही लिखेंगे, वेंट नहीं लिखेंगे। अगर प्ले माने खेलना आएगा तो प्ले ही रहेगा, प्लेड नहीं रहेगा। तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिए होंगे वो आगे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो देखिएगा बहुत ध्यान से एग्जाम्पल इसका एक, जैसे हमने कहा मैंने कल एक गाय नहीं खरीदी। मान लो जैसे ये सेंटेंस आ गया, नकारात्मक है, पास्ट में मैंने के लिए आई, आई के बाद तुरंत सब्जेक्ट आई आ गया, उसके बाद डिड नॉट, तो डिड नॉट आ जाएगा यहाँ पर, बहुत इजी है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बाई मैंने खरीदना हो गया। इसके बाद एक गाय, तो हो जाएगा एक काऊ। कल के लिए सेम वही चीज, फिर यस्टरडे लगा दीजिए। तो बहुत ही इजी है, इतना कठिन नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ए पार्ट की तरफ, प्रश्नवाचक वाक्य पार्ट की तरफ। प्रश्नवाचक वाक्य पार्ट में क्या होता है, जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, अर्थात उन्हें हम साइक्रिया से स्टार्ट करते हैं। पहले साइक्रिया आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहां पर लिखा कि क्या मीरा ने भोजन पकाया, जैसे ये आया, तो जो वाक्य कैसे शुरू हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो वो ए पार्ट के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव ए पार्ट। तो साइक्रिया में पहले हो जाती है, तो कुछ नहीं करना है, डिड, डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट। ए पार्ट में मान लो अगर नकारात्मक वाक्य आ जाए, जैसे मान लो इसी में नकारात्मक आ जाए, जैसे कहते हैं कि क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते थे, जैसे ये आ गया, तो ता था ती थी थे, क्या लगा हुआ है, इसका मतलब पहले डिड। ए पार्ट का नियम है, बिल्कुल आप रट लीजिए कि ए पार्ट जो पास्ट इंडेफिनिट होगा उसमें सबसे पहले डिड लेना, डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो उसमें हमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना है, सीधा डिड आ जाएगा स्टार्टिंग में, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य चाहे ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहता है। तो दे, नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रन, सड़क पर, तो हो जाएगा ऑन द रोड। क्या हो जाएगा, ऑन द रोड। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट के सब्जेक्ट कुछ भी हो हमें डिड से स्टार्ट करना है उससे। अगर साधारण है तो कोई बात नहीं, नकारात्मक है तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो बहुत ही इजी है, ध्यान से आप समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में काफी चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा बी पार्ट। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे बी पार्ट की तरफ, पास्ट इंडेफिनिट। तो बी पार्ट की सेम वही पोजीशन होती है कि सबसे पहले वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, तो उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लेंगे। ये नियम नोट कर लीजिए, कोई भी बी पार्ट हो, प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में होता है उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड स्पेलिंग। इसके बाद प्लस में जो ए पार्ट का नियम होता है साइक्रिया से स्टार्ट होने वाला, वही नियम। देखो इसमें बी पार्ट हर एक टेंस का सेम है। अगर ए पार्ट आ गया कि साइक्रिया से स्टार्ट होता है ए पार्ट, वही जो नियम ए पार्ट का होता है वही बी पार्ट में भी लग जाता है। बस अंतर क्या आता है कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमारी पहले ऐड होती है, उसके बाद हमारा ए पार्ट का नियम साइक्रिया से स्टार्ट होने वाला हो जाता है। कोई भी टेंस हो, हर टेंस में वही होता है।
बस आपको ध्यान देना है कि किस टेंस की कौन सी पहचान पर कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, ऐसा बस इतना आपको नोटिस करना है। बाकी टेंस इतने कठिन नहीं है, ध्यान से आप देखोगे वीडियो तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल इसके जैसे हमने यहां पर लिखा कि तुमने कल मुझे क्यों पीटा। जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी देखिए ये रूल लिखा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा वाई, फिर ए पार्ट का नियम, तो ए पार्ट में क्या होता है डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ हैं, तो यहां पर मी मैंने मुझे है तो मी आ जाएगा, तो हो जाएगा वाई डिड यू बीट मी, तुमने कल मुझे क्यों पीटा। बी पार्ट का नियम लग गया यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इसके बाद ए पार्ट का नियम हो गया यहां से। इसके बाद एक इसका नकारात्मक देख लीजिए, जैसे सीता सीता ने कल मुझे भोजन क्यों नहीं दिया। मान लो ये आ गया क्यों नहीं दिया, तो ये देखिए आ गया जैसे सीता ने कल मुझे भोजन क्यों नहीं दिया, तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तो वाई, इसके बाद ये पार्ट का नियम तो डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखो नॉट लगा हुआ, इसी वजह से मैंने ये बताया है कि प्रश्नवाचक बी पार्ट भी अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो वाई डिड सीता नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ जाएगा गिव, अब क्या नहीं दिया भोजन, तो इसके बाद देखिए अब मेन वर्ब आ गई, तो मेन वर्ब के बाद हमने क्या बताया जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं वो आते हैं, तो गिव के बाद आएगा मी, इसके बाद क्या है भोजन, तो यहां पर लिख लीजिए फूड, कल के लिए यस्टरडे, तो लास्ट में हो जाएगा आपका यस्टरडे। तो ये है बी पार्ट, वाई डिड सीता नॉट गिव मी फूड यस्टरडे। तो बी पार्ट इतना कठिन नहीं है, अगर मान लो आपको ए पार्ट आ गया, जो ए पार्ट में समझाया जाता है कोई भी टेंस हो, अगर आपका ए पार्ट कंप्लीट है तो बी पार्ट में कोई झंझट नहीं है, सीधा प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखो, सीधा ए पार्ट का नियम लगा दीजिए। अब हम लोग थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बी पार्ट में और क्या है, जो वाक्य हमारे कौन से स्टार्ट होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे आगे अभी जो आगे हम टॉपिक चलाएंगे, मान लो आपका नरेशन हो गया या वॉइस हो गई, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉइस के लिए कि जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हु वाला आ जाता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, हु से स्टार्ट होता है, उसके लिए हमें पैसिव फॉर्म करना पड़ता है, पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, तो उसकी पहचान बहुत अनिवार्य है, तो उससे संबंधित कुछ वाक्य यहां से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बी पार्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं क्या, कि जब वाक्य कौन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क लगाओ, सब्जेक्ट उसमें नहीं दिया होता है, देखना बहुत ध्यान से। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि कौन, जैसे कह दिया कौन पार्क में खेलता था, कौन पार्क में खेलता था, जैसे ये आ गया, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कौन से स्टार्ट है बी पार्ट है, क्योंकि कौन से जो वाक्य स्टार्ट होता है वो बी पार्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को क्या कैसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, कि हु के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, क्या आ जाती है हु के बाद तुरंत मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। अगर मान लो इसी में कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए, जैसे कहा जाए कि कौन कौन तुम्हें कौन तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, मान लो जैसे ये सेंटेंस आ जाए, अब कौन वाला वाक्य अगर नकारात्मक हो तो ये इसमें ध्यान देना कि हु के तुरंत बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है डिड नॉट का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु वाला वाक्य साधारण हो तो हु के बाद तुरंत मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर हु वाला वाक्य नकारात्मक होता है तो हु के तुरंत बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टीच माने होता है पढ़ाना, तो यहां पर आ जाएगा टीच, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो टीच यू, इसके बाद अंग्रेजी तो यहां पर हो जाएगा इंग्लिश, क्या हो जाएगा इंग्लिश। तो ये चीज तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हु के बाद डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, अगर हु वाला वाक्य साधारण तो हु के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।